Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is detailed explanation of CSIR NET previous year questions of cancer biology from 2015 to 2020. सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने रीसेंट क्वेश्चंस जो है CSIR नेट के सॉल्व कराए थे कैंसर बायोलॉजी के, ठीक है, पार्ट 7 में, ठीक है। और अब पार्ट 8 है और इसमें मैं 2015 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन कैंसर बायोलॉजी से पूछे गए हैं वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, वो भी डिटेल में, ठीक है। सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं बार्क, CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। सो मेन वीडियो में चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन CSIR नेट 2015 जून में पूछा गया था और ये क्वेश्चन क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ट्रांसफॉर्म्ड सेल का मतलब क्या हो गया, कैंसरस सेल्स, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ। तो क्या मेन जो है डिफरेंस हो सकता है ट्रांसफॉर्म सेल और कैंसर सेल में। सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है इमोर्टैलिटी एंड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। जो हमने देखा है कि जो कैंसर सेल्स है वो क्या होता है, इमोर्टल होता है, यानी उनकी डेथ नहीं होती है, एपोप्टोसिस को वो अवॉइड करते हैं, टीलोमरेज एक्टिविटी उनकी हाई रहती है, ठीक है। इसीलिए उनका DNA की लेंथ भी मेंटेन रहती है, जिससे वो लोग उनकी कभी डेथ ही नहीं होती है, वो हमेशा क्या होते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। ये हम लोगों ने देखा था, तो ये बात तो सही है, ठीक है। और नॉर्मल सेल्स में इमोर्टलिटी होती नहीं है। नॉर्मल सेल का एक फिक्स डे होता है कि फिक्स टाइम की ड्यूरेशन के बाद उसे एपोप्टोसिस में जाना होता है, मरना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है लिखा हुआ है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। हमने ये देखा था कि जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है, यानी वो उतना ही ग्रो करेंगी जितने उसके आसपास में, मतलब अगर एक बार आसपास का स्पेस फुल हो गया तो उसके बाद वो ग्रो नहीं करती है, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है। लेकिन वही हमने कैंसरस सेल्स को देखा था कि वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करती है, वो एक्सेसिव ग्रोथ शो करती है ना। जहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक प्लेट जो है पेट्री प्लेट की डिश में जब कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल को ग्रो किया गया था, तो जो कैंसर सेल्स है वो प्लेट के ऊपर तक आ चुकी थी, इतनी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ कर चुकी थी। लेकिन जबकि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो लिमिटेड उन्होंने ग्रोथ शो किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन किया। हमने ये डायग्राम के थ्रू वीडियो लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। हम और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टर जनरेशन टाइम एंड सेल मोबिलिटी, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि शॉर्टर जनरेशन टाइम। देखो, शॉर्टर जनरेशन टाइम कैंसर सेल्स का होता है, सही बात है। शॉर्टर जनरेशन टाइम का मतलब क्या होता है कि जब एक सेल से जो दो सेल्स जब वो बन रहा है, यानी एक सेल से जब वो डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, राइट। तो ये होता है इसका जनरेशन टाइम, कितना टाइम ये ले रहा है एक सेल से दो सेल बनने में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैंसर सेल फटाफट से डिवाइड करते हैं तो उनका जो जनरेशन टाइम होगा वो शॉर्टर होगा, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में कई ऐसी नॉर्मल सेल्स भी हैं जिनका जनरेशन टाइम क्या होता है, शॉर्टर होता है, वो जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं, है ना। तो इससे हम जो है एक पर्टिकुलर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हाँ कि नॉर्मल सेल्स का शॉर्टर जनरेशन टाइम नहीं हो सकता है या कैंसर सेल का ही हो सकता है ना। तो नॉर्मल सेल्स का भी शॉर्टर जनरेशन टाइम हो सकता है। तो ये बात कुछ जो है फिट नहीं बैठ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल मोबिलिटी। ये बात सही है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो मोबाइल नेचर के होते हैं ना। मैंने आपको बताया था मेटास्टेसिस शो करते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है मूवमेंट शो करते हैं एक से दूसरी जगह, ठीक है। जबकि नॉर्मल सेल जो है किसी पर्टिकुलर लेयर से जो है वो अटैच रहती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सेल्स में भी अगर हम देखें, RBC हो गया, WBC हो गया, जो ब्लड सेल्स में है, ब्लड सेल्स हैं, वो क्या है, वो तो मोबाइल है, लेकिन वो कैंसर थोड़ी हैं, वो कैंसरस सेल्स थोड़ी हैं। ब्लड RBC हमारी पूरी बॉडी में घूमती है ना, मोबाइल सेल है, लेकिन कैंसर सेल थोड़ी है। तो सेल मोबिलिटी से भी हम क्या नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एपोप्टोसिस एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन हाइपर फंक्शन, ठीक है। एपोप्टोसिस तो ठीक है, हम एपोप्टोसिस को मान लेते हैं क्योंकि नॉर्मल सेल्स में एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है और कैंसरस सेल्स में जो काफ़ी कैंसरस सेल्स होते हैं वो एपोप्टोसिस को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है। नेक्स्ट जो बोला जा रहा है ट्यूमर सप्रेसर जीन हाइपर फंक्शन, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में कि जो
जो जीन क्या होते हैं, जो कि ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, है ना, जिनकी प्रेजेंस में जो है वो ट्यूमर ग्रो नहीं कर सकता है। लेकिन इन लोगों की अगर ये लोग अगर एब्सेंस हो गए, ऐसे जीन अगर हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो गए या म्यूटेट हो गए, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, कैंसर कॉज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है कि हाइपर फंक्शन, अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन हाइपर फंक्शन करेगा तो ट्यूमर कॉज होगा ही नहीं, है ना। और नॉर्मल सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल सेल्स में ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मल फंक्शन करेंगे, लेकिन कैंसरस सेल में हाइपर फंक्शन थोड़ी करेंगे। कैंसरस सेल्स में इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, जो हमने पढ़ा था। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ है इनएक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स, ठीक है। ऑन्कोजीन्स मैंने क्या बताया था, कैंसर कॉजिंग जीन। अगर कैंसर कॉजिंग जीन्स का ही इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो कैंसर होगा नहीं, है ना। नेक्स्ट है एंड शॉर्टर सेल साइकिल ड्यूरेशन, ठीक है। तो नॉर्मल सेल्स में मानो कि ऑन्कोजीन, देखो प्रोटो ऑन्कोजीन जो है वो कन्वर्ट होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन जो है वो कन्वर्ट होता है ऑन्कोजीन में, राइट, म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। तो नॉर्मल सेल्स में तो वो प्रोटो ऑन्कोजीन रहता है, लेकिन कैंसरस सेल में वो क्या हो जाता है, ऑन्कोजीन होता है। तो इनएक्टिवेशन, अगर कैंसर सेल में इनएक्टिवेशन हो रहा है तो वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ, कि नॉर्मल सेल, ठीक है, नॉर्मल सेल्स में जो है ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्टर सेल साइकिल ड्यूरेशन भी क्या नहीं कर रही है, ये बात को प्रूफ नहीं कर रही है, क्योंकि सेल साइकिल का ड्यूरेशन हर सेल का वो डिपेंड करता है। तो नॉर्मल सेल्स का भी शॉर्टर सेल साइकिल डिवीजन हो सकता है और कैंसर सेल का भी, ठीक है। तो इससे हम नॉर्मल सेल और ट्रांसफॉर्म सेल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इमोटिलिटी एंड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये मेन जो है डिफरेंस होता है नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल्स के बीच में। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 1। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी CSIR नेट 2015 जून में पूछा गया था, 4 मार्क का ये क्वेश्चन है। अभी जो लास्ट वाला था वो 2 मार्क का था, ये है 4 मार्क का, ठीक है। So, a patient with breast cancer was given a dose of radiation along with the chemotherapy and was apparently cured of the tumor, ठीक है। After 5 years, a tumor was noted in the patient's lung, but the doctor confirmed that it was derived from the cell of the mammary gland. The following possibilities suggest by the doctor, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी सजेस्ट कर सकता है डॉक्टर, ठीक है। तो अगर देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पेशेंट था जिसको कि ब्रेस्ट कैंसर था, ब्रेस्ट में कैंसर था, उसको उन्होंने ट्रीट करा कीमोथेरेपी यानी केमिकल्स के थ्रू, ठीक है, केमिकल के थ्रू, साथ साथ रेडिएशन के थ्रू, जैसे एक्सरेज हो गई, ठीक है। तो एक्सरेज दी जाती हैं जब कैंसर होता है, ठीक है, जहाँ पे वो कैंसर हुआ रहता है ना, उन सेल्स को डैमेज करने के लिए, ताकि वो सेल्स जो है डैमेज हो जाए और वापस से कैंसर ना हो, ठीक है। तो एक्सरे के थ्रू यानी रेडिएशन के थ्रू और कीमोथेरेपी के थ्रू इन्होंने क्या किया, ट्यूमर को क्योर किया। तो ट्यूमर ठीक भी हो गया, ठीक है। लेकिन 5 इयर्स के बाद क्या हुआ कि वापस से ट्यूमर दिखने लग गया, और लेकिन कहाँ दिखा इस बार दिखा लंग्स में, ठीक है, लंग कैंसर हुआ उसको इसके बाद। और डॉक्टर ने कन्फर्म किया कि जो ये ट्यूमर है जो लंग में हुआ है वो वही ट्यूमर था जो कि मेमोरी ग्लैंड में हुआ है, समझ रहे हो। तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि जो ट्यूमर, जैसा ट्यूमर उन्होंने मेमोरी ग्लैंड में देखा था, सेम वैसा के वैसा जो है अभी लंग कैंसर में होगी, लंग में हो गया है 5 इयर्स के बाद, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो, यही पॉसिबिलिटी एक हो सकती है कि जो मेमोरी ग्लैंड के जो कैंसरस सेल्स थे, ठीक है, वो क्या करे होंगे, वो माइग्रेट किए होंगे, यानी भले ही चाहे 1 सेल किया हो, 2 सेल किए हों, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में किए हों, लेकिन किए होंगे वो माइग्रेट, ठीक है। मेटास्टेसिस उन्होंने शो किया होगा, कैंसर की प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस शो करना, ठीक है, हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है डिटेल में। तो वो क्या कर गए होंगे, ब्रेस्ट से यानी मेमोरी ग्लैंड से वो कहाँ चले गए होंगे, लंग्स की तरफ मूव कर गए होंगे, ठीक है। लंग्स की तरफ मूव करने से वो वहाँ धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ को बढ़ा रहे होंगे लंग्स में, और वो 5 ईयर के बाद जो है उन्होंने बड़ा सा ट्यूमर या कैंसर जो है उन्होंने दिखा दिया, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग तो ये निकला। डॉक्टर के सजेशन क्या है, पहला ऑप्शन है आपके पास कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आफ्टर रेडिएशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूमर इन द लंग्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से कोई ट्यूमर कॉज नहीं होता है, ठीक है। हमने इतना देखा अभी तक लास्ट वीडियोस में कि जो ट्यूमर के कारण क्या हो सकते हैं, एक्सरेज हो सकती है, रेडिएशन हो सकती है, केमिकल्स हो सकते हैं, या वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है, या जीन्स में म्यूटेशन, जो भी हमने देखे कारण, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, बैक्टीरिया नहीं होगा।
कह रहे हैं रेडिएशन से बाद में डेवलप हुआ होगा ट्यूमर, लेकिन ये ट्यूमर तो सेम वैसा ही है जैसा ब्रेस्ट कैंसर में है ना, तो ये अलग से तो डेवलप हुआ नहीं है, ठीक है, ये वही वाला कैंसर है, तो ये ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हमें जो है करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, हमेशा ये ध्यान रख लिया करो कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है या इनकरेक्ट चूज़ करना है। कई बार इनकरेक्ट चूज़ करना होता है और करेक्ट, कई बार हम सही होते हैं लेकिन हम इनकरेक्ट करेक्ट की जगह जो है गलत ऑप्शंस को आंसर करके आ जाते हैं, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ रेसिडुअल कीमो रेजिस्टेंस सेल फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड रिजल्टेड इन ट्यूमर इन द लंग कैंसर, ठीक है। जैसा हमने कंक्लूजन निकाला था कि जो कीमो रेजिस्टेंस जब उस केमिकल से रजिस्ट हो गई होंगी, कुछ सेल्स जो बच गई होंगी, ठीक है, वो कहाँ माइग्रेट कर गई होंगी, मेमोरी ग्लैंड से लंग्स में, ठीक है, और उन्होंने फिर लंग्स में जो है ट्यूमर कॉज कर दिया होगा, जो कि मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है कैंसर की, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, हम लोगों ने यही कंक्लूजन निकाला। नेक्स्ट है इपिथेलियल टू मेसेंकाइम ट्रांजिशन हैड अकर्ड इन द लंग्स, ठीक है, ये कह रहे हैं कि जैसे इपिथेलियल टू मेसेंकाइम ट्रांजिशन करते हैं ये कैंसरस सेल्स करते हैं, राइट, तो ये जो है लंग्स में हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ भी होगा लेकिन वो कैंसर सेम थोड़ी हो सकता है, कैंसर क्या है, सेम है, जैसा डॉक्टर ने कंफर्म किया था कि जैसा जो है मेमोरी ग्लैंड में हुआ था वैसा ही कैंसर हुआ है, तो ये बात क्या हो जाएगी, फिर फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है cell in the lungs were introduced to become a tumor after chemotherapy from factor secreted by mammary gland, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब कीमोथेरेपी दी गई थी सेल्स को, ठीक है, जब वो मेमोरी ग्लैंड की सेल्स को जो है कीमोथेरेपी दे रहे थे, तो उस टाइम पे लंग्स जो लंग में थी जो सेल्स वो भी डैमेज हो गई कीमोथेरेपी से, और उससे क्या हुआ, वहाँ पर कैंसर कॉज हो गया, ठीक है। लेकिन ये बात सही नहीं होती है क्योंकि डॉक्टर ने कन्फर्म किया है कि जो सेल्स जो कैंसरस सेल्स जो डिराइव करी गई हैं वो मेमोरी ग्लैंड से करी गई हैं, ठीक है, तो यानी ये कोई इंड्यूस्ड कैंसर नहीं है, ठीक है, अगर ये इंड्यूस्ड कैंसर होता तो ये मेमोरी ग्लैंड की सेल से मैच नहीं करते, ठीक है, तो ये कौन सा है, ये जो है माइग्रेट वाला ही कैंसर है जो कि माइग्रेट करके गया है लंग्स में, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, ओनली बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं, राइट आंसर हमारा आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CSIR नेट 2015 दिसंबर में पूछा गया था और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, और देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। द म्यूटेशन इन एन ऑन्कोजीन फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, ठीक है, ऑन्कोजीन में म्यूटेशन किस क्लास में होता है, ठीक है, कौन सी क्लास के अंडर ये आता है, ठीक है, यानी प्रोटो ऑन्कोजीन जो होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन वो कन्वर्ट होते हैं ऑन्कोजीन में कैसे, कौन सा म्यूटेशन इनमें होता है, तो हमने पढ़ा था गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, गेन ऑफ फंक्शन। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में पूछा जाता है तो लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से क्या होता है, कैंसर कॉज होता है उनमें, ठीक है। सो ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में, तो हमारा आंसर क्या हो जाए, आंसर 3, ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CSIR नेट 2015 दिसंबर में पूछा गया था और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको ऐसे देखने में लग रहा होगा कि आप कई सारे नाम इनमें जानते नहीं होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप 1 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो सेलुलर लेवल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन P53 इज मेंटेन बाय यूबिक्विटिन लाइगेज प्रोटीन MDM2, ठीक है, हम जानते हैं कि जैसे जो MDM2 है वो क्या करता है, जब हमारा सेल नॉर्मल है, ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये P53 को क्या करता है, यूबिक्विटिनाइजेशन करके इसको डिग्रेड करता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा DNA डैमेज होता है तब जो है MDM2 को इनहिबिट कर दिया जाता है और तब P53 एक्टिवेट होता है और वो DNA डैमेज को रिपेयर करता है और या तो सेल को एपोप्टोसिस में भेजता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, इतना आइडिया हमारा क्लियर है, ठीक है, ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ MDM2 वॉज फाउंड to convert normal cell into cancer cells by destabilizing the P53, ठीक है। अगर यही MDM2 का एक्सप्रेशन हाई हो जाए, ठीक है, यानी अगर हमारा DNA डैमेज हो, ठीक है, और हमारा DNA डैमेज हो तब भी जो है MDM2 P53 को किल कर रहा है, उसका यूबिक्विटिनाइजेशन करके उसको किल कर रहा है, तो हमारी बॉडी में DNA रिपेयर कौन करेगा, ठीक है, और अगर DNA रिपेयर फिक्स नहीं हुआ तो एपोप्टोसिस कौन करेगा, ठीक है, तो ये सारी जिम्मेदारी P53 की होती है। तो ओवर एक्सप्रेशन अगर MDM2 का हो गया तो हमारी बॉडी में जो है वो कैंसर कॉज होगा, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है P53,
ठीक है। अनदर प्रोटीन 19 ARF, ठीक है, एक अनदर प्रोटीन है 19 ARF, ठीक है, 19 ARF है, ठीक है, ARF। ये क्या कर रहा है, ये इनिबिट करता है MDM2 को, ये इनिबिट करता है MDM2 को, ठीक है, दस स्टेबलाइजिंग P53, ठीक है। अगर ये MDM2 को इनिबिट कर देगा तो MDM2 अब किसको इनिबिट नहीं कर पाएगा, P53 को इनिबिट नहीं कर पाएगा, है ना, अब इसको इनिबिट नहीं कर पाएगा ये। सो लॉस ऑफ P19 ARE फंक्शन ऑल्सो कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल। अगर इसका भी फंक्शन लॉस हो गया तो ये भी जो है नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देगा। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है 19 ARF प्रोटीन के बारे में, हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम फिर भी इसमें जो है आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ARF अगर MDM2 को इनिबिट कर रहा है, यानी 19 ARF हमारा क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, ये MDM2 को इनिबिट कर रहा है ताकि P53 इनिबिट ना हो, और P53 अगर बच गया तो हमारी बॉडी में क्या होगा, कैंसर कॉज नहीं होगा। लेकिन अगर इसी 19 AFR को, अगर इसी को जो है वो किल कर दिया जाए, यानी इसी को अगर इनिबिट कर दिया जाए, तो अब ये MDM2 को इनिबिट नहीं कर पाएगा, और MDM2 इनिबिट नहीं होगा तो P53 मरेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसमें से अगर मैं बोलूँ तो ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन सा है, तो इजीली हम बोल सकते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारा 19 ARF है और P53, ये दोनों हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन हो गए, ठीक है, क्योंकि ये ट्यूमर नहीं होने देंगे। लेकिन MDM2 से क्या होगा, कैंसर कॉज होगा, यानी ये क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन है, और अगर ये ओवर एक्सप्रेस हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑन्कोजीन में, ठीक है। ये इतना बात समझ में आ गई सबको। तो हमें बताना है कि विच बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है, हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, इन्फॉर्मेशन से ही हम आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बोथ MDM2 एंड 19 ARF आर ऑन्कोजीन्स। कैसा है, 19 ARF क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन है, ना कि ऑन्कोजीन है। ऑन्कोजीन हमारा कौन है, सिर्फ MDM2 है, ठीक है। सो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है बोथ MDM2 एंड 19 ARF आर ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। 19 ARF तो हमारा ट्यूमर सप्रेसर है, लेकिन MDM2 हमारा क्या है, ऑन्कोजीन है, ठीक है, क्योंकि वो P53 के फंक्शन को इनिबिट करता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है MDM2 इज एन ऑन्कोजीन बट 19 ARF इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, यही ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट है 19 ARF इज एन ऑन्कोजीन, नहीं, ऑन्कोजीन नहीं, ट्यूमर सप्रेसर जीन, बट MDM2 इज एन ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, MDM2 इज एन ऑन्कोजीन बट 19 ARF इज ए ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो देख सकते हो आप कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हमें नहीं पता था 19 ARF के बारे में, लेकिन हमने उसकी एक्टिविटी देखकर पता कर लिया कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है या कैसा जीन है, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी जीन जो है ऑन्कोजीन्स के फंक्शन को कम करता है, ठीक है, इनिबिट करता है, वो क्या हो जाता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन CSIR नेट 2016 जून में पूछा गया है, और ये शायद 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एन ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन को बेस्ट डिफाइन कौन करता है, ठीक है, तो हमें बेस्ट डेफिनेशन बतानी है ऑन्कोजीन की। ऑन्कोजीन मतलब हमने क्या पढ़ा था, जो भी कैंसर कॉजिंग जीन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन बोलते हैं, ठीक है। एन ऑन्कोजीन नेवर कोड फॉर अ सेल साइकिल प्रोटीन विच प्रमोट सेल प्रोलिफरेशन। अच्छा, ऐसा है क्या, ऑन्कोजीन क्या सेल साइकिल के प्रोटीन्स को एनकोड नहीं करता है। साइक्लिन डी, CDK4, 6, जितने भी साइक्लिन CDK हैं सब क्या है, ऑन्कोजीन ही तो है ना, जो कि अगर इनका एक्सप्रेशन हाई हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑन्कोजीन में, और ये क्या करते हैं, ट्यूमर कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये करता क्या है, प्रमोट सेल प्रोलिफरेशन को ही प्रमोट करता है, तो एकदम गलत बात लिखी है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है ऑन्कोजीन आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन इनहेरिटेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ कैंसर। देखो ये इन्वॉल्व होते होंगे इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ कैंसर, ठीक है, लेकिन ऑलवेज जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। जब भी ऐसे ऑलवेज, एब्सोल्यूट टाइप के स्टेटमेंट्स आए तो ये जो है जनरली रॉन्ग ही होते हैं, ठीक है। ऑलवेज कोई ऑन्कोजीन थोड़ी इनहेरिटेड होगा, है ना, यानी पेरेंट से जो है बच्चों में जा रहा है, ऐसे थोड़ी होगा, है ना। कैंसर वैसे भी जनरली इनहेरिटेड नहीं रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट है एन ऑन्कोजीन कोड्स फॉर अ प्रोटीन दैट प्रिवेंट अ सेल फ्रॉम अंडरगोइंग अपोप्टोसिस। हाँ, ये बात सही है कि ऑन्कोजीन जो है वो ऐसा प्रोटीन को कोड कर सकता है जो कि सेल को जो है अपोप्टोसिस से जाने से रोक सकती है। ठीक है, क्योंकि ऑन्कोजीन क्या है, कैंसर कॉजिंग जीन है। कैंसर तो चाहते नहीं है कि हम अपोप्टोसिस में जाएं। ठीक है, ये बात सही है। नेक्स्ट है एन ऑन्कोजीन इज डोमिनेटली एक्सप्रेस्ड म्यूटेटेड जीन दैट रेंडर अ सेल एडवांटेज टूवर्ड्स सर्वाइवल। ठीक है, तो ये ऑप्शन ज़्यादा राइट है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये पूरी डेफिनेशन बता रहा है, हमें क्या करना है, बेस्ट डिफाइन करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो पूरा के पूरे फॉल्स थे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों के दोनों राइट हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि ऑन्कोजीन जो है कोड करता है प्रोटीन को जो सेल को अपोप्टोसिस में जाने से रोकता है। ठीक है, प्रिवेंट अ सेल फ्रॉम अंडरगोइंग अपोप्टोसिस। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट डिफाइन नहीं कर रहा है ऑन्कोजीन को। ये ऑन्कोजीन को क्या नहीं कर रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे ऑन्कोजीन ऐसा थोड़ी करेंगे, सारे ऑन्कोजीन अपोप्टोसिस को कोड थोड़ी करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है कि ये डोमिनेंटली एक्सप्रेस होता है, हमें पता है इनमें कौन सा म्यूटेशन होता है, डोमिनेंट म्यूटेशन होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये क्या करता है, सेल सर्वाइवल को की तरफ एडवांटेज शो करता है। ठीक है, प्रमोट करता है सेल सर्वाइवल को। ठीक है, तो हमारा जो बेस्ट जो डेफिनेशन है वो क्या हो गया, आंसर फोर्थ हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो राइट आंसर हमारा 4 हो गया। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन CSIR नेट 2016 जून में पूछा गया है और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है आपका। सो क्वेश्चन में क्या है, कैंसर इज ऑफन बिलीव टू राइज फ्रॉम स्टेम सेल्स रेदर देन फुली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, सो कैंसर सेल क्या होते हैं, स्टेम सेल से राइज होते हैं जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेम सेल से निकलते हैं रेदर देन फुली डिफ्रेंशिएटेड सेल। डिफ्रेंशिएटेड सेल्स का मतलब क्या हो गया, जो अपना फंक्शन गेन कर चुके हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर सर्टेन व्यूज रिलेटेड टू द अबव स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टेम सेल्स, सबसे पहला जो ऑप्शन है, स्टेम सेल डू नॉट डिवाइड। स्टेम सेल डिवाइड नहीं करती है। अच्छा, स्टेम सेल डिवाइड नहीं करेगी तो कौन डिवाइड करेगा, स्टेम सेल ही तो डिवाइड करती है, वो तो पूरी जनरेशन को ग्रो करती है, एक अपनी जैसी सेल बनाती है और एक डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनाती है। तो ये बात तो पहले ही जो है रॉन्ग हो गई है, हमें नॉट करेक्ट बताना है, तो यही ऑप्शन जो है राइट हो गया। नेक्स्ट, देयरफॉर रिक्वायर फ्यूअर चेंज टू बिकम अ कैंसर सेल। ये रीज़न इसका कैंसर सेल बनने का नहीं है। ठीक है, कि इसको ये डिवाइड नहीं करती तो इसीलिए इसको थोड़े से चेंजेस चाहिए होते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, स्टेम सेल हमारी क्या करती है, डिवाइड करती है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन है, कैंसर स्टेम सेल कैन सेल्फ रिन्यूअल एज वेल एज जनरेट द नॉन स्टेम सेल प्रोलिफरेशन ऑफ द ट्यूमर। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो लास्ट रिसेंट क्वेश्चन आया था 2022 का, वहाँ पर जो पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन कैंसर स्टेम सेल्स एंड कैंसर सेल्स, तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को एक टॉपिक की तरफ पूरा बता दिया था, पॉइंट्स की तरफ, कि जो कैंसर स्टेम सेल है उनके पास क्या होती है, सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए उनमें जो है म्यूटेशन कम होता है कैंसर स्टेम सेल में एज़ कम्पेयर टू कैंसर सेल्स। ठीक है, सो यहाँ पर जो सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है, सही बात है, और ये जो है नॉन स्टेम सेल्स पॉपुलेशन ऑफ द ट्यूमर। ठीक है, और ये कैसी जनरेट करती है पॉपुलेशन, जो नॉन स्टेम सेल होती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, टेरेटो कार्सिनोमा प्रूव ट्यूमर अराइजेस फ्रॉम स्टेम सेल विदाउट फर्दर म्यूटेशन। टेरेटो कार्सिनोमा मतलब क्या हो गया, जो कार्सिनोमा जर्म सेल से जो होता है कैंसर, उन्हें हम टेरेटो कार्सिनोमास बोलते हैं। ठीक है, सो ये प्रूव करता है कि जो ट्यूमर जो है स्टेम सेल से अराइज होते हैं विदाउट फर्दर म्यूटेशन, उनमें जो है फर्दर म्यूटेशन नहीं होता है, क्योंकि उनमें सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये बात भी क्या है, ट्रू है। स्टेमनेस जीन्स कैन ऑफन फंक्शन एज अ ऑन्कोजीन। ठीक है, स्टेमनेस जीन्स यानी कि जो स्टेम सेल्स के जो जीन है, ठीक है, वो ऑन्कोजीन की तरफ फंक्शन करते हैं। देखो मैंने बताया था कि स्टेम सेल और कैंसर स्टेम सेल में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। कैंसर स्टेम सेल्स भी क्विकली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और कैंसर स्टेम सेल्स भी वही करती है, तो इनके जीन्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस कैंसर जो स्टेम सेल हमारी बॉडी में होती है ये रेगुलेटेड वे में ग्रो करती है, और जो कैंसर स्टेम सेल होती है वो अनरेगुलेटेड वे में होती है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर 1। ठीक है, यानी जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इजीली आप 4 मार्क गेट कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन CSIR नेट 2016 दिसंबर में पूछा गया है और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल नॉट यूजुअली लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल।
सो किस रीज़न से जो है नॉर्मल सेल जो है कैंसरस सेल नहीं बन सकता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है, ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन ऑफ ऑन्कोजीन। अगर ऑन्कोजीन्स में गेन ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है, ऑन्कोजीन यानी कैंसर कॉजिंग जीन, और गेन ऑफ फंक्शन यानी और एक्स्ट्रा उन्होंने फंक्शन ले लिया, तो इससे क्या होगा, कैंसर कॉज होगा। सो ये मना कर रहा है कि जो सेल को जो है नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल्स में नहीं कन्वर्ट करता, ये तो कर देगा नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो भी कैंसर कॉज होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है गेन ऑफ फंक्शन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर के भी जीन्स, और इनमें क्या हो जाए, अगर न्यूक्लियोटाइड जो एक्सीजन रिपेयर यानी जो डीएनए में जैसे हमारा कुछ एरर आ गया, ठीक है, कुछ भी एरर आ गया, तो ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जीन क्या करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। अगर इनमें गेन ऑफ फंक्शन आ गया, मतलब ये एक्स्ट्रा वर्क करने लग गए, तो ये बेटर होगा ना, ताकि डीएनए में और डीएनए हमारा और अच्छे से स्कैन हो और उसमें जो भी मिस्टेक हो उसे वो रिपेयर कर सके, ठीक है। तो इससे तो कोई कैंसर कॉज नहीं होगा, ये नुकसानदायक नहीं है। अगर इसमें गेन ऑफ फंक्शन हो गया तो ये हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है नॉर्मल सेल के लिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये इस टाइप का जो चेंज अगर हमारी सेल्स के अंदर होता है तो वो कभी भी कैंसर कॉज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक रिलेटेड जीन्स, ठीक है। प्रो एपोप्टोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब आप लोगों को पता होगा, जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करेंगे, ठीक है, यानी ऐसे जीन जो कि एपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहे हैं। अगर ऐसे जीन में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, तब तो कैंसर कॉज होगा, क्योंकि कैंसर तो चाहता ही है कि एपोप्टोसिस ना हो उनका, ठीक है, तो वो प्रो एपोप्टोसिस के जीन्स को क्या कर देता है, म्यूटेट कर देता है, उनमें लॉस ऑफ फंक्शन कर देता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इससे भी जो है हमारे अंदर कैंसर कॉज हो जाएगा। एपोप्टोसिस से होता ही है ना, अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा तो कैंसर कॉज होगा, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये बात भी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। सो हमारा राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है ज़्यादा। ये क्वेश्चन CSIR नेट 2016 दिसंबर में पूछा गया था, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। सो अ स्टूडेंट ट्रीटेड कैंसर सेल विद एन एंटी कैंसरस ड्रग, ठीक है, एक नॉर्मल एक मतलब कैंसर सेल थी, ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ, एक कैंसर सेल थी, यह है कैंसर सेल, CC से नोट कर रही हूँ, और ये है हमारी नॉर्मल सेल, ठीक है। सो इसने क्या किया, कैंसर सेल को ड्रग से ट्रीट करा और उसकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग को परफॉर्म करा, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग शायद आप लोगों को पता होगी, ठीक है, यूनिट 12-13 में पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉट द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनट्रीटेड कंट्रोल एंड ट्रीटेड सैंपल, ठीक है। सो इसने एंटी कैंसरस ड्रग यूज़ किया, और ये वाला कंट्रोल में क्या होगा, कैंसरस सेल होगा। इसने क्या करा, कैंसरस सेल को जो है वो ड्रग से ट्रीट करके, एंटी कैंसरस ड्रग से ट्रीट करके जो है नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, ठीक है। तो जो कैंसरस सेल होगी वो कंट्रोल होगी, है ना, यानी ये जो होगा वो कंट्रोल वाला होगा, और जो नॉर्मल सेल होगी वो क्या होगी, ट्रीटेड होगी, यानी इसमें इसके साथ जो है वो ट्रीटेड सेल्स ये होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हमें पता करना है, हमें ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 ऑप्शन हमें गिवन है। सो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो है क्लीव्ड PARP, ठीक है। PARP क्या होता है, PARP जनरली DNA रिपेयर में यूज़ होता है, ठीक है। PARP का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली ADP राइबोस पॉलीमरेज, ठीक है। ये आप लोगों ने जनरली उसमें सुना होगा, क्या कहते हैं, यूनिट नंबर 2 मॉलिकुलर बायोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं, पॉली ADP राइबोस पॉलीमरेज। ये क्या करता है, ये DNA को रिपेयर करता है, ठीक है, DNA रिपेयरेशन में ये मदद करता है, ठीक है। सो जो कैंसर सेल होगी उसमें क्या होगा, एक नॉर्मल सी बात है, DNA रिपेयर होगा नहीं, उनमें तो म्यूटेशंस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो उस जो हमारी कंट्रोल सेल यानी कैंसर सेल होगी उसमें PARP क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो किस किस में कम है, एक इस ऑप्शन में कम है, एक इस ऑप्शन में कम है, एक इस ऑप्शन में कम है, इन 3 ऑप्शन में कम है, इस ऑप्शन में जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा शोर का है। तो 4th ऑप्शन तो हमारा जो है वो इनकरेक्ट होने वाला है, 4th हमारा नहीं होने वाला है, क्योंकि PARP क्या होगा,
कैंसर सेल्स में कम होगा, और जब इसे एंटी कैंसरस ड्रग्स में ट्रीट करा जाएगा तो नॉर्मल सेल्स में ये वापस से नॉर्मल जो है वो अपना फंक्शन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखा रखा है ना, यहाँ पे मोटी लेयर है और यहाँ पे क्या है, पतली लेयर है, इससे हम पता कर सकते हैं। तो नॉर्मल सेल में क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, और कैंसरस सेल में ये एकदम ही बहुत ही कम होगा। तो ये बहुत ही कम यहाँ पे ये पतली लाइन से दिखा रखी है, और मोटा जो है ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर रखी है। ठीक है, प्रोटीन्स की करते हैं ना वेस्टर्न ब्लॉटिंग वैसे। नेक्स्ट है साइक्लिन D1। साइक्लिन D1 हमें पता है क्या है, प्रोटोऑन्कोजीन है, यानी कैंसर का फेवरेट जीन है। कैंसर सेल्स में ये ओवर एक्सप्रेस करेगा और नॉर्मल सेल्स में ये मतलब नॉर्मल एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो किस फिगर में जो है ये कैंसर सेल में ओवर एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर तो ये कैंसर सेल यानी जो कंट्रोल है हमारा, कंट्रोल में हमारा कौन है, कैंसर सेल है, जिसे हम ट्रीट करेंगे, अब हम ट्रीट करेंगे। तो इसमें कम है, ठीक है, नहीं ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसमें भी कम है, नहीं होगा, और इसमें ज़्यादा है। ठीक है, इसमें और 4 तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया था, तो हमारा जो राइट आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। हम ऐसे ही आंसर तक पहुंच गए हैं। ठीक है, क्योंकि कैंसर सेल का तो फेवरेट है साइक्लिन डी, ये क्या करेगा, साइक्लिन डी ओवर एक्सप्रेस करेगा कैंसर सेल में, और नॉर्मल सेल में ही नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर 3, क्योंकि और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट P53 को भी देख लेते हैं। P53 क्या है, हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है। कैंसर सेल नहीं चाहता है कि P53 एक्टिवेट हो, तो कैंसर सेल में ये क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, यानी बहुत कम होगा। तो कंट्रोल में देख लो, यहाँ पे भी ये कम है, यहाँ पर ये ज़्यादा है, यहाँ पर ये कम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है, तो ऑप्शन 3 में ये कम है और नॉर्मल सेल्स में ये ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मल सेल्स में ये ज़्यादा होता है P53। सो नेक्स्ट है सोनिक हेजॉग। सोनिक हेजॉग क्या होता है, सोनिक हेजॉग एक सिग्नलिंग के थ्रू जो है ये क्या करता है, ये प्रोटीन एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ करता है। तो ये कैंसर सेल्स में हेल्प करता है कैंसर सेल को कि ये प्रोटीन का एक्सप्रेशन उनमें ज़्यादा करे, जिससे कि वो फटाफट से जो है डिवाइड हो सके। तो कैंसर सेल्स का ये सोनिक हेजॉग भी फेवरेट पाथवे है। ठीक है, सोनिक हेजॉग को हम जनरली डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया है, सबको रिलेट करके आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो सोनिक हेजहॉग जो कैंसर सेल में होगा वो हाई होगा, यहाँ पर लो है, यहाँ पर भी लो है, यहाँ पर हाई है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 ही राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई है और नॉर्मल सेल में ये नॉर्मल परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है लोडिंग कंट्रोल। ये लोडिंग कंट्रोल तो कुछ नहीं है, ये तो बस सब में नॉर्मल ही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन CSIR नेट 2017 दिसंबर में पूछा गया है, और 2017 दिसंबर में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 4 मार्क्स के। ठीक है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, यानी 12 मार्क्स, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 12 मार्क्स आप ऐसे गेन कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 क्लासेस ऑफ जीन्स, प्रोटोऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स यूजुअली कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, हमें मालूम है, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, हाँ, प्रोटोऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टेटमेंट्स, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और हमें जो है ट्रू स्टेटमेंट्स ढूंढनी है। ठीक है, सबसे पहले ये चेक कर लें कौन सी स्टेटमेंट ढूंढनी है, ट्रू स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है। ठीक है, सो सबसे पहला है कि प्रोटोऑन्कोजीन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर बाय गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, बिल्कुल सही बात है। वेयर एज ट्यूमर सप्रेसर जीन लीड्स टू द कैंसर डेवलपमेंट बाय लॉस ऑफ फंक्शन, बिल्कुल सही बात है, ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोटोऑन्कोजीन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर बाय लॉस ऑफ फंक्शन, नहीं, लॉस ऑफ फंक्शन से प्रोटोऑन्कोजीन का क्या मतलब, वो तो गेन ऑफ फंक्शन से करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ट्यूमर सप्रेसर जीन लीड टू द कैंसर डेवलपमेंट बाय गेन ऑफ फंक्शन, नहीं, गेन ऑफ फंक्शन से ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है, ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। नेक्स्ट ऑप्शन है, म्यूटेशन इन बोथ द एलिल्स ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन, अगर प्रोटोऑन्कोजीन के बोथ एलिल्स में म्यूटेशन हो इज रिक्वायर्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ कैंसर। अच्छा, ऐसा होता है, हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटोऑन्कोजीन का अगर एक भी एलिल में म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कैंसर कॉज हो जाएगा। ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन, क्योंकि डोमिनेंट म्यूटेशन इसमें होता है। ठीक है, तो ये बात तो रॉन्ग है। और म्यूटेशन इन वन ऑफ द 2 ट्यूमर सप्रेसर जीन सफिशिएंट फॉर प्रमोटिंग, नहीं, ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या हो रहा था, रिसेसिव म्यूटेशन हो रहा था, यानी दोनों जो है दोनों क्रोमोसोम में म्यूटेशन होना चाहिए, तब जाके जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो इनिबिट होता था। ठीक है, ये हमने देखा था, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट।
नेक्स्ट है म्यूटेशन इन वन ऑफ द टू एलील ऑफ द प्रोटोऑन्कोजीन इज सफिशिएंट फॉर इंडक्शन ऑफ कैंसर। बिल्कुल सही बात है, एक भी जीन में, क्योंकि वो क्या है, डोमिनेंट म्यूटेशन है, उसमें अगर एक भी जीन में गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो वो एक्सेस परफॉर्म करेगा तो कैंसर होगा। नेक्स्ट है म्यूटेशन, अगर एक भी एलील में ट्यूमर सप्रेसर जीन की म्यूटेशन हो गया तो कैंसर कॉज नहीं होगा, क्योंकि दूसरा एलील उसका प्रोटीन बना लेगा। लेकिन दोनों में अगर म्यूटेशन हो गया तब जाके जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन से जो है वो कैंसर कॉज होता है, ठीक है, इसीलिए ये रिसेसिव टाइप का म्यूटेशन है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ये मैं आपको लेक्चर मैं डिटेल में करा चुकी हूँ, डायग्राम के थ्रू पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, आप लोग लेक्चर देख सकते हो। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए और डी, ठीक है, ए और डी यानी आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, आंसर 3 हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन 2017 दिसंबर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 important features which at the development of a tumor and its metastasis are epithelial to mesenchyme transition and angiogenesis। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है दोनों epithelial to mesenchyme transition करते हैं, ठीक है, जिससे कि ट्यूमर होता है, ठीक है, मेटास्टेसिस में, और एंजियोजेनेसिस शो करता है, यानी ब्लड फॉर्मेशन, न्यू ब्लड वेसल्स बनाती हैं। A student tested 4 cell line to determine their invasiveness in the proliferation capability by checking the expression of VEGF-A, twist and cyclin D1। इन्होंने क्या किया, एक स्टूडेंट ने क्या किया, इसने 4 लाइन्स ऑफ कैंसर में जो है वो ये टेस्ट करा, कैपेबिलिटी चेक करी VEGA, ट्विस्ट और साइक्लिन D1 की, ठीक है, इनका एक्सप्रेशन चेक किया इन्होंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाईली मेटास्टेटिक कैंसर। ठीक है, तो हमें हाईली मेटास्टेटिक कैंसर की एबिलिटी बतानी है, ठीक है। यहाँ पर ये 4 सेल लाइन है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप लोगों को डायग्राम डिटेल में नहीं दिख रहा है तो मैं डिटेल में दिखा देती हूँ, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा डायग्राम। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले बात है VEGF, यहाँ पे देखो कैसे शो कर रखा है आपको, जो VEGA है, ठीक है, ट्विस्ट है और साइक्लिन D1 है, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी दिखा रखी है एक्स एक्सिस में कि ये इतने इतने हैं, ठीक है, यहाँ इनकी ये पोजीशन है एक्स एक्सिस में। नेक्स्ट है प्रोटीन इन एक्सप्रेशन एबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रोटीन का एक्सप्रेशन दिखा रखा है, यानी यहाँ से ये जो है वो एक्सप्रेशन इंक्रीज हो रहा है प्रोटीन का, ठीक है। तो यहाँ पर VEGA का एक्सप्रेशन थोड़ा कम है और ट्विस्ट का एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा है और साइक्लिन D1 का एक्सप्रेशन कम है। तो हम VEGA के बारे में पढ़ चुके थे, VEGA कब एक्टिवेट होता था, जब ऑन्कोजीन इसको एक्टिवेट करता था, ठीक है। साथ ही साथ हाइपोक्सिया कंडीशन भी VEGF को एक्टिवेट करता था, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, VEGA को एक्टिवेट करता था। तो यानी जब कैंसर होगा तो कैंसर सेल्स में तो ये हाई होगा ना, है ना, तो ये ऑप्शंस तो होने से रहा, इसमें ये हाई दिखा रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है ट्विस्ट कब एक्टिवेट होता था, जब इपिथेलियल टू मेसेनकाइम ट्रांजिशन होता था। तो मैंने बताया था आपको कि 2 जीन एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया था कि जब इपिथेलियल टू मेसेनकाइम ट्रांजिशन होता था तो 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते थे, एक होता था स्नेल और एक होता था ट्विस्ट। तो उसी ट्विस्ट के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो ये लोग क्या करते थे, ये सेल माइग्रेशन, ठीक है, डाउन रेगुलेशन ऑफ सेल एडेशन फैक्टर, ठीक है, सेल माइग्रेशन को प्रमोट करते थे, एडेशन फैक्टर्स को कम कर देते थे, ठीक है, और प्रोटीज के प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर देते थे ताकि वो बेसमेंट की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर सके और ये मेटास्टेसिस शो कर सके, ठीक है। VEGF रिसेप्टर के बारे में बताया था, VEGF क्या है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है, ये इंड्यूस करता है ऑन्कोजीन या फिर हाइपोक्सिया कंडीशन, ठीक है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है ना, एंजियोजेनेसिस होता है, ये सब हमने पढ़ा था डिटेल में ऑलरेडी क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में जो है VEGF और ट्विस्ट दोनों का ज़्यादा एक्सप्रेशन होना चाहिए, और साइक्लिन D1 का कैंसर सेल्स में कैसा होना चाहिए, हाई एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन को जीन है, ठीक है। तो साइक्लिन D1 का भी हाई एक्सप्रेशन होना चाहिए। हमें क्या पूछा गया, हाईली मेटास्टेटिक कैंसर बताना है, ठीक है। तो हमारा हाईली मेटास्टेटिक कैंसर कौन सा होगा, तो हमारा होगा, यहाँ पर फिगर के थ्रू आप देख सकते हो। सो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है जो कि तीनों का हाई एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है, तीनों जो है ट्यूमर कॉजिंग जीन्स हैं, ठीक है, जिनसे कैंसर होता है और हाईली मेटास्टेटिक कैंसर होता है, ठीक है। तो VEGA हो गया, ट्विस्ट हो गया और साइक्लिन D1 हो गया, जिसमें इन तीनों का एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। उसी सेल में जो है हाईली मेटास्टेटिक कैंसर होगा, ठीक है। सो बाकी किसी ऑप्शन में जो है ऐसा नहीं था, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, आंसर 4 हमारा राइट हो जाएगा, यानी लास्ट वाला ऑप्शन,
ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने क्लासेस करी होंगी तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन CSIR नेट 2017 दिसंबर में पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी 4 मार्क का है, ठीक है। तो देखो 4-4 मार्क के 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपसे 2017 दिसंबर में। ऑन्कोजेनिक वायरसेस कुड हैव आइदर DNA और RNA जीनोम, ठीक है। हमें मालूम है, हमने दोनों जीनोम के बारे में पढ़ा था, DNA और RNA जीनोम। लिस्टेड बिलो आर सम ऑफ द ऑन्कोजीन वायरसेस कॉलम A एंड देयर जीनोम कॉलम B, ठीक है। द कैंसर कॉजिंग वायरसेस इन कॉलम C, ठीक है। तो कौन सा कैंसर हमें बताना है, कौन सा वायरस में कौन सा जीनोम होता है और कौन सा कैंसर वो कॉज करता है, ठीक है। तो सबसे पहला है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी हमारा कौन सा जीनोम था, हम लोगों ने टेबल के थ्रू पढ़ा था, कौन था, DNA जीनोम वाला था, और उससे कौन सा कैंसर शो होता था, लिवर कैंसर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको लिवर कैंसर नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हिपेटोसाइट्स किसको बोलते हैं, लिवर सेल्स को ही तो हम हिपेटोसाइट्स बोलते हैं, राइट। सो हिपेटोसाइट, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। उन्होंने घुमाने के लिए आपको लिवर कैंसर की जगह हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा दे दिया, ठीक है। तो जो हेपेटाइटिस बी है वो DNA वायरस है और उससे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। नेक्स्ट है इपिस्टीन बार वायरस। इपिस्टीन बार वायरस का मैंने दूसरा नाम भी बताया था, हर्प्स वायरस होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, RNA वायरस होता है ये। और इससे कौन सा डिजीज़ होता है, कौन सा ट्यूमर होता है, तो ये बर्किट लिम्फोमा, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट है HTLV। ये क्या था, ये ओनली रेट्रो वायरस था जो कि ह्यूमन में कैंसर कॉज करता था, ठीक है। तो HTLV में कौन सा जीनोम पाया जाता है, तो RNA जीनोम पाया जाता है। और ये कौन सा कैंसर शो करता है, तो T सेल ल्यूकेमिया शो करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन A का जो होगा वो फर्स्ट और Z होगा। तो A का फर्स्ट, Z किसी में भी नहीं है, सिर्फ लास्ट में है, ठीक है। तो पहला ही अगर ऑप्शन आपको पता था तो आप आंसर तक पहुंच सकते थे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था और 4 मार्क्स का था, ठीक है। बाकी B का फर्स्ट और X, ठीक है। हाँ, इपिस्टिटिन बार वायरस जो है वो DNA वायरस है, ठीक है, नॉट एन RNA वायरस, ठीक है। और नेक्स्ट है C का सेकंड, और जो HTLV रेट्रो वायरस है वो RNA वायरस है और उसका जो है वो T सेल ल्यूकेमिया है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ये टेबल मैं आपको क्लास में पढ़ा चुकी थी, जहाँ पे कि वायरस फैमिली लिखी थी, ह्यूमन ट्यूमर जो वो कॉज करते हैं और उनका जीनोम साइट्स था। तो DNA वायरस में कौन था, हेपेटाइटिस बी एंड हर्प्स वायरस। हर्प्स वायरस ही हमारा क्या है, इपिस्टीन बार वायरस है, जिसको कि हर्प वायरस भी बोलते हैं, ठीक है, जिससे बर्किट लिम्फोमा कॉज होता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी थी। नेक्स्ट जो है वो HTLV वायरस था, ठीक है, रेट्रो वायरस जो ह्यूमन में कॉज करता है T सेल लिम्फोटिक, ठीक है। सो इससे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है, इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, इसे लर्न कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। सो हमारा राइट आंसर हो गया आंसर नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन CSIR नेट 2018 जून में पूछा गया था और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या है, सर्वाइकल कैंसर कॉजिंग पेप्लियोमा वायरस, ठीक है, प्रोड्यूसेस 2 ऑन्कोप्रोटीन्स E6 एंड E7 विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेयरिंग विद सेल साइकिल रेगुलेशन, ठीक है। सो E6 E7 के बारे में हम पढ़ चुके थे कि ये पेप्लियोमा वायरस इसे इनकोड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, हमें बताना है कि ये सेल साइकिल को कैसे जो है वो रेगुलेट करता है। सो सबसे पहला ऑप्शन है कि इनएक्टिवेट करता है PRB एंड P53 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इनएक्टिवेट करता है, बात सही है, लेकिन E6 किसको इनएक्टिवेट करता था, ये P53 को इनएक्टिवेट करता था, ना कि RB को। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब E6 PRB को वो कर रहा है, इनकोड कर रहा है, और E7 जो है किसको इनहिबिट कर रहा है, P53 को, जबकि ऐसा नहीं था। E6 जो है वो P53 को और E7 जो है वो PRB को, ठीक है। तो ये ऑप्शन ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज होके जो है वो गलत आंसर टिक हो सकता है। तो ऑप्शन हमेशा ध्यान से पढ़ें। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉड्यूलेटिंग P53 और RB, ठीक है। E6 जो है मॉड्यूलेटिंग का मतलब हो गया चेंज करना, ठीक है, यानी इन्होंने इनएक्टिवेशन की जगह जो है मॉड्यूलेटिंग लिख दिया। तो हाँ, बिल्कुल चेंज कर देता है P53 को, जिससे कि वो सप्रेस हो जाता है, और RB को रिस्पेक्टिवली, यानी E6 जो है वो P53 को करता है और E7 जो है RB को, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बाइंडिंग टू साइक्लिन D1 एंड CDK4, ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और एक्टिवेटिंग एक्सप्रेशन ऑफ P21, तो ऐसा भी कुछ नहीं हमने पढ़ा, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पढ़ा था, E6 जो है वो किसको इनहिबिट करता है, P53 को, और E7 जो है वो RB को, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है ये क्वेश्चन CSIR नेट 2018 दिसंबर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग ट्यूमर सेल ओरिजिन एंड देयर नॉमेनक्लेचर हमें बताना है, ठीक है। तो ट्यूमर सेल का ओरिजिन बताना है और उसका नॉमेनक्लेचर बताना है। तो मसल सेल्स के ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे, मसल सेल्स को क्या बोलते थे हम, सार्कोमा बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे, सार्कोमा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास में। जर्म सेल्स को क्या बोलते हैं, टेरेटोकार्सिनोमा बोलते हैं, ठीक है। इपिथेलियल सेल्स को क्या बोलते थे, अगर इपिथेलियल सेल में कैंसर हो गया तो कार्सिनोमा बोलते थे, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल्स में हो गया तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए का बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन 4, ठीक है। तो हमारा सीधे सीधे एक भी अगर आपको पता होगा तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी 2-3 बार लास्ट लेक्चर में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ और इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार पूछा जा चुका है CSIR नेट में और रिसेंट के एग्जाम में भी खासकर ये पूछा जा चुका है 2022 सितंबर के शिफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन CSIR नेट 2019 जून को पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेथ अपॉन डिटैचमेंट, ठीक है। डेथ अपॉन डिटैचमेंट कौन डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो मैं जनरली ये कॉन्सेप्ट आपको बताना भूल गई थी, ये मैं लेक्चर में इंक्लूड नहीं कर पाई। तो क्या होता है, जब भी जैसे हमारी नॉर्मल जो सेल्स होती है हमारी बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म होती है कि अगर कोई नॉर्मल सेल्स जो है वो इपिथेलियल सेल्स या जो बेसल जो लैमिला है उसको छोड़ के अगर जाती थी तो उसका क्या कर दिया जाता था, डेथ कर दिया जाता था, ठीक है। उसको एलिमिनेट कर दिया जाता था, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एनाइकोसिस, ठीक है। एनाइकोसिस क्या है, एक मैकेनिज्म है टू एलिमिनेट मिसप्लेस्ड और डिटैच सेल अंडर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, विच फैसिलिटेट टिश्यू होम्योस्टैसिस, ठीक है। एनाइकोसिस in cancer cells retards metastasis of cancer to other site. However, this is often not the case due to cancer becoming एनाइकोसिस resistance, ठीक है। तो जैसे अगर मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल्स की, हमने पढ़ा है, तो जब वो अपने प्लेस से छोड़ के जाती है तो उस टाइम पे भी एनाइकोसिस शो होता है, ठीक है। वो जैसे वो अपना अटैचमेंट छोड़ के किसी और जगह मूव करने जाती है कैंसर सेल तो उसको मार दिया जाता है, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे कैंसर सेल्स में क्या होता है, एनाइकोसिस रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो एनाइकोसिस रेजिस्टेंस में फिर वो जो फेगोसाइट जिन्होंने उन्हें खाना था वो उन्हें खा नहीं सकती, ठीक है। तो इसीलिए ये मैकेनिज्म हो नहीं पाती थी, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है डेथ अपॉन डिटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो डेथ अपॉन डिटैचमेंट को हम एनाइकोसिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेगोसाइट्स जो है ये ऐसी सेल्स को मार देती हैं जो भी अटैचमेंट से छूट जाएं, ठीक है। और कैंसर सेल में इसका रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए ये अटैचमेंट से छूट करके पूरी बॉडी में फैलती हैं, ठीक है, क्योंकि एनाइकोसिस रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। सो ये थे 2019 तक के क्वेश्चन। 2020 में आपसे कैंसर बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, शायद ये एक ही ईयर ऐसा था जहाँ पे कि कैंसर बायोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं था। बाकी आपने लोगों ने देख लिया कि कितने सारे क्वेश्चंस जो है कैंसर बायोलॉजी से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बार्क के लिए भी, CSIR नेट के लिए भी, DBT के लिए भी, ठीक है। और इसको बिना सेल साइकिल पढ़े कैंसर बायोलॉजी मत पढ़ना, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ने का, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो और ये मेरी पूरी सीरीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी और ये पूरी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है कैंसर बायोलॉजी की। तो जिनको भी कैंसर बायोलॉजी या सेल साइकिल सेल डिवीज़न पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, मैंने एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है और पूरी प्लेलिस्ट बनाई है इसकी, ठीक है। तो आप लोग इजीली पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियोज़ को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोज़ बनाने का। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।